हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पिरोल चल रहा है और प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ पे कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो कवर किए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए, चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। अपनी जो रिएक्शन है, हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे गाटरमान कोच रिएक्शन कर ली, होबेन-हॉस रिएक्शन कर ली, कॉल्बे रिएक्शन कर ली है, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन। इतने रिएक्शन हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो अपना यहाँ पे जो रिएक्शंस मैं डिस्कस करने वाली हूँ उनमें से राइमर-टिमान रिएक्शन है वो अपनी पहली रिएक्शन है। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला है कि ये वाली जो नेम रिएक्शंस है ये जस्ट सिमिलर किसकी होती हैं, जैसे अपन फिनोल के लिए रिएक्शन करते हैं वैसे ही यहाँ पे होती है। राइमर-टिमान रिएक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद राइमर-टिमान जो अपनी रिएक्शन होती है उसके लिए हम रिएजेंट कौन सा लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं CHCl3। अपना क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, साथ में हम क्या लेते हैं, बेस की प्रेजेंस लेते हैं। हम बेस की प्रेजेंस में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हमें यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लेना होता है। अब ये वाला जो रिएजेंट है ये तो किसका हो गया, राइमर-टिमान रिएक्शन का हो गया। अब यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड ले सकते हो। ये वाला रिएजेंट है ये तो रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट में ऑलवेज एल्डिहाइड ही देगा। रिंग है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, चाहे आप यहाँ पे थाइफिन रख दो या फिर फ्यूरेन रख दो या फिर अपना पिरोल रख लो, बेंजीन रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन प्रोडक्ट है वो यहाँ से क्या जाएगा, एल्डिहाइड ही बन के जाएगा। और ये वाला जो अपना रिएजेंट है ये क्या होता है, राइमर-टिमान का पर्टिकुलर रिएजेंट है कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में यदि आप रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ से बनेगा क्या, अपना 2,4-मिल पिरोल बनेगा। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए, अपने को अपनी रिएक्शंस किसकी चल रही है, पिरोल की चल रही है। पिरोल की रिएक्शंस में हमने पिरोल लिया हुआ है, साथ में क्लोरोफॉर्म ले लिया। पिरोल की रिएक्शन हमें करानी है क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ से बनेगा क्या, 2,4-मिल पिरोल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए इतनी चीज तो क्लियर है, होने वाली सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कहाँ पे जा रही है, पोजीशन नंबर 2 पे जा रही है, या फिर हम बोल सकते हैं अल्फा पोजीशन पे जा रही है। और ये चीज क्यों हो रही है ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अपना 2,4-मिल पिरोल बन रहा है। अब ये 2,4-मिल पिरोल किस तरह से बनेगा, क्या इसकी मैकेनिज्म होती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने क्या लिया, क्लोरोफॉर्म लिया। पहले रिएजेंट है वो किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमें रिएक्शन किसकी करानी है, इलेक्ट्रोफाइल की करानी है, न्यूक्लियोफिलिक रिंग के ऊपर। तो यहाँ से पहले जो अपना रिएजेंट है क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों रिएक्ट करेंगे। तो देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अच्छा खासा बेस होता है। तो बेस का क्या काम होता है, हमेशा बेस क्या करेगा कि H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इसे कहीं से भी यदि H पॉजिटिव मिल रहा है, प्रोटॉन मिल रहा है, तो ये उसको निकाल के लेके आएगा। अब देखिए, अपना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो टूटेगा किसमें, K पॉजिटिव OH नेगेटिव में। और अब अपना ये वाला जो प्रोटॉन है CCl3 और बाद में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो प्रोटॉन है ये अपना मोर एसिडिक प्रोटॉन होता है, मोर एसिडिक प्रोटॉन H पॉजिटिव। अब ये मोर एसिडिक प्रोटॉन क्यों होता है, क्योंकि देखिए जीओसी में मैंने आपको बताया है कि जिस भी किसी प्रोटॉन के साथ यदि कोई प्रोटॉन है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है और उस कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखिए, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो ज्यादा होती है ना, तो ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे डालेगा और माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विड्रॉ करेंगे तीनों के तीनों क्लोरीन। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है अपना ये काफी लूजली बाउंडेड होता है यहाँ से, तो इसे इजीली यहाँ से निकाला जा सकता है। यहाँ से CHCl3 क्लोरोफॉर्म से क्या जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा और H2O का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में इतना होता है। अब देखिए, H पॉजिटिव जब जा रहा है, H पॉजिटिव की फॉर्म में जा रहा है, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे छोड़ के जाएगा, कार्बन पे छोड़ के जाएगा, जिसे हमने यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में शो किया है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, अब यहाँ से होती है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर होगा और ये वाला जो Cl नेगेटिव है ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, इस वाले K पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर लेगा और KCl का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए फर्दर क्या होना है, जब आपने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया Cl नेगेटिव तो अभी कार्बन में कोई चार्ज नहीं है, कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है और बनने वाली स्पीसीज है वो कौन सी है, कुछ इस टाइप की है जिसपे एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दो यहाँ पे क्लोरीन जुड़े हुए हैं। और जब कार्बन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और डाइवेलेंट स्पीसीज होती है, ये कौन सी स्पीसीज है, डाइवेलेंट।
डाइवेलेंट यानी कि दो ही बॉन्ड बना रहा है, कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है और फिर भी ये यहाँ पे न्यूट्रल न्यूट्रल होती है, इस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोई चार्ज नहीं होता, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बीन बोलते हैं। इस टाइप की कोई भी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, कार्बिन बोलते हैं। इंटरमीडिएट से वो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। ओके, अब यहाँ पे जो कार्बिन बना है, अब CH2 यदि होता है तो उसे हम सिंपली बोल देते हैं कार्बिन। और इन हाइड्रोजन्स का सब्स्टिट्यूशन यदि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स से हम यहाँ पे करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जुड़ा क्या हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यानी कि इसकी जो दोनों ही वैलेंसीज हैं, डाइवेलेंट स्पीसीज है अपनी और इसकी दोनों ही वैलेंसीज है वो कंप्लीट किससे हो रही हैं, दो क्लोरीन से हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोकार्बिन बोलेंगे। तो बनने वाली जो स्पीसीज अपनी फर्स्ट स्टेप में वो क्या बनती है, डाइक्लोरोकार्बिन बनती है। अब डाइक्लोरोकार्बिन है वो न्यूट्रल स्पीसीज है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। ये चीज हम कैसे देखेंगे, देखिए ये चीज हमें देखनी कैसे है, इस वाले बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो नहीं हुआ ना ऑक्टेट कंप्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यदि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट मींस ये किसकी तरह से बिहेव करेगा रिएक्शंस में, इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव करेगा। तो इतनी चीज क्लियर हो रही है कि कार्बिन है वो अपनी केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल की तरह से यहाँ पे बिहेव करता है। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल अपना मिल गया, हमें पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोफाइल यदि मिल गया तो पिरोल रिंग है उसे तो हम न्यूक्लियोफाइल बना सकते हैं इजीली, क्योंकि हम काफी बार बना चुके हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से अगेन अपना पिरोल आ गया, सेकंड स्टेप में क्या होना है, ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो पिरोल रिंग पे अटैक करेगा। पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करेंगे अल्फा पोजीशन पे, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आता है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक कहाँ पे करेगा, इस वाले कार्बन पे करेगा। देखिए यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, लेकिन ये वाला लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में देने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है बॉन्डिंग में देने के लिए, क्योंकि मैंने जीओसी में बताया कि कोई भी एटम है वो डोनर एटम कब हो सकता है, जब उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसके खुद के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होने चाहिए। अब इसके पास तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ दिखने का है, देने का नहीं है। ठीक है, तो बात क्लियर हो रही है यहाँ से कि ये वाला जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कार्बिन है, ये डोनेट नहीं कर सकता, ये ऑलवेज रिएक्शंस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए कार्बिन है वो यहाँ से नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अब बॉन्ड की फॉर्मेशन करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाया, तो नेगेटिव चार्ज क्यों लगाया वो चीज मैं आपको बता देती हूँ एक बारी। अब देखिए अपने पास स्पीसीज क्या है, CCl2, और कार्बन पे क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और साथ ही कार्बन बॉन्ड कितने बना रहा है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है और एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है यहाँ पे। कार्बन के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम काउंट कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में है और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके और 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन के पास होने कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। और जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कोई भी एटम है वो अपने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है तो हम उस पर कौन सा चार्ज देते हैं, नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो पता चल रहा है यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज क्यों लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। क्यों आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 हो जाते हैं, जो कि 4 होने चाहिए थे। अब इस नेगेटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए क्या होता है, अपनी रिंग है वो एरोमेटिक भी नहीं है तो हम यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, बाकी तो कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, H पॉजिटिव एलिमिनेट करेंगे, रिंग अपनी अगेन एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट होगी और ये वाला जो H पॉजिटिव यहाँ से फ्री हो रहा है ये जाके अटैक कहाँ पे करेगा, इस वाले नेगेटिव चार्ज के साथ अटैक करेगा। देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ सिर्फ क्या जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरीन एटम्स जुड़े हुए हैं, लेकिन अगेन यदि हम नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है और वो हाइड्रोजन आया कहाँ से है, यही पिरोल रिंग वाला हाइड्रोजन है, वो जाके यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब देखिए ये वाला हाइड्रोजन ऐड होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट तक तो हम नहीं पहुंचे ना, देन अपने पास क्या है, अभी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो हमने एक्सेस में ले रखा है, बहुत ज्यादा मात्रा में हमने ले रखा है। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा और यहाँ से होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या, देखिए
जब हम पढ़ते हैं हैलोजेंस की रिएक्शन, ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसका आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं लेके चल सकते कि हाँ हमने ये चीज याद कर ली। तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते रहते हैं, सारी की सारी रिएक्शंस हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करती रहती हैं। आपको सिर्फ समझना होता है, चीजों को माइंड में रिवाइज करते रहना होता है, याद करते रहना होता है, ठीक है। यदि आपने कोई भी एक टॉपिक पकड़ लिया तो वो कभी याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक टॉपिक है वो खुद में कंप्लीट होता ही नहीं है ना। अब इसी रिएक्शन में कोई 5 रिएक्शन और लग रही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन है उसे हम एक वे में कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इंटरमीडिएट भी पढ़ना पड़ता है, उसके लिए हमें रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़ना पड़ता है, उसके लिए हमें रिएजेंट भी पढ़ना पड़ता है। तो देखिए 3 स्टेप्स तो हमने यहीं पे देख लिए। तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक है वो एक टॉपिक पढ़ना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता कि हाँ हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम थे कहाँ पे कि जब भी हम हैलोजेंस की रिएक्शन देखते हैं, एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन देखते हैं, तो एल्किल हैलाइड से हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं ना। ये वाले रिएक्शंस पढ़ चुके हो आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में या फिर 12th क्लास में। तो देखिए चले अगेन बता देती हूँ एक बार कि यहाँ पे जो क्लोरीन है इनका सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे किससे होगा, हाइड्रोक्सिल से होगा। और कैसे होगा, देखिए यहाँ पे SN1 रिएक्शन होने वाली है। SN1 रिएक्शन यहाँ पे लगेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी SN2, यहाँ पे बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगेगी, और देन यहाँ से OH नेगेटिव है वो दोनों यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे, और जो Cl नेगेटिव है वो यहाँ से जो 2K पॉजिटिव निकलने वाले हैं उनके साथ मिलके 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो KCl के यहाँ से एलिमिनेट होते हैं, और 2 हाइड्रोक्सिल्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। हमने एक न्यूक्लियोफाइल का, क्लोरीन अपना न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोक्सिल भी अपना न्यूक्लियोफाइल है, हमने एक न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन दूसरे न्यूक्लियोफाइल से यहाँ पे किया है। तो चीज क्लियर हो रही है, क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, हमने एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए अगेन हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, डायोल की। डायोल हमारे पास यदि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है, हम हाइड्रोक्सिल को क्या बोलते हैं, ओल बोलते हैं, और यदि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है वो 2 हो जाता है, देन वो क्या हो जाता है, डायोल हो जाता है, यदि 3 हो जाता है तो ट्रायोल हो जाता है। तो यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है वो कितना है, 2 है, तो ये क्या बन गया अपना, डायोल बन गया। और डायोल है वो कौन से टाइप का है, अब यहाँ पे ये चीज भी मैटर करती है। अब देखिए यदि एक ही कार्बन पे आपके दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, जैम डायोल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, जैम डायोल बोलते हैं। यदि दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो एडसेंट कार्बन पे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पड़ोसी कार्बन पे होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विसिनल डायोल बोलते हैं। अब ये वाला जो विसिनल डायोल है ये तो स्टेबल होता है, लेकिन जैम डायोल है वो लेस स्टेबल होता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अनस्टेबल होता है। तो ये यदि अनस्टेबल है तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला है, यहाँ पे जैम डायोल है उनकी रिएक्शन से यहाँ पे ऑलवेज प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, ठीक है। हमेशा के लिए ध्यान में रख लेना, जहां कहीं भी आपका जैम डायोल आएगा, एक कार्बन पे यदि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते, और यदि वो स्टेबल नहीं है तो यहाँ से ऑलवेज क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने से फॉर्मेशन होती है एल्डिहाइड की। यहाँ पे तो देख लीजिए यहाँ से होगा क्या, ये वाला जो हाइड्रोक्सिल है इसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और नया डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है वो फॉर्म होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ से अपना OH नेगेटिव जाता है, यहाँ से H पॉजिटिव, H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, 2 फॉर्मिल पिरोल की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। तो चीज क्लियर हो रही है किस तरह से यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म लगती है, किस तरह से यहाँ पे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। इंटरमीडिएट इस वाली रिएक्शन में अपना क्या होता है, कार्बीन होता है। तो समझ आ रही है चीज, तो ये हो गई अपनी राइमर-टिमान रिएक्शन, पिरोल की प्रोडक्ट है वो यहाँ से 2 फॉर्मिल पिरोल फॉर्म होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखते हैं यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है अपनी रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। तो देखिए रिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि हमें रिंग को एक्सपेंड करना है। 5 मेंबर्ड रिंग है तो इसे यदि हम कन्वर्ट कर देते हैं 6 मेंबर्ड रिंग में तो क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन हो जाएगा। और रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन की यदि मैं बात करूं पिरोल में, तो यहाँ से यदि 5 मेंबर्ड रिंग कन्वर्ट हो रही है 6 मेंबर्ड रिंग में, दैट मीन्स थोड़ी सी तो माइंड में इमेज बन रही होगी कि 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें हेटेरो एटम हो वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो वो कौन सा होता है, पिरिडीन होता है। मैंने नोमेनक्लेचर के टाइम बताया था कि पिरिडीन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही यूजफुल अपना मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड होता है।
है, तो यहाँ से हम pyridine की फॉर्मेशन कर सकते हैं पिरोल की रिंग एक्सपेंशन से। ठीक है, अब यहाँ से pyridine की फॉर्मेशन तो हो जाएगी, लेकिन वो होगी कैसे? जब भी रिंग एक्सपेंशन करनी होती है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ केसेस में, मैं ऑलवेज नहीं बोल रही, यहाँ से आप डैमजेनोव रीअरेंजमेंट से भी करा सकते हो रिंग एक्सपेंशन, लेकिन मैं बात कर रही हूँ पिरोल के केस में। तो पिरोल के केस में रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन है वो कैसे होती है? जब आप पिरोल की रिंग पे अटैक कराते हो कार्बीन का, तो यहाँ से रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन होती है। चलिए देख लेते हैं किस तरह से रिएक्शन होने वाली है। तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ चेंजेस करने होंगे। ओके, और प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा? pyridine बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? 3-chloro-pyridine। अब ये 3-chloro-pyridine है, ये फॉर्म किस तरह से होगा वो चीज हमें यहाँ पे देख लेनी है। तो देखिए, यदि मैं बात करूं 3-chloro-pyridine की, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? अगेन हमने क्या लिया हुआ है? क्लोरोफॉर्म लिया हुआ है। कार्बिन यदि बनाना है तो क्लोरोफॉर्म के साथ हम कोई भी बेस ही लेते हैं ना हमेशा। तो यहाँ पे हमने इस बार कौन सा बेस लिया हुआ है? सोडियम एथॉक्साइड लिया हुआ है। ठीक है, बेस कौन सा लिया हुआ है? सोडियम एथॉक्साइड लिया हुआ है। C2H5O नेगेटिव लिया हुआ है। तो यहाँ से C2H5O नेगेटिव है, वो क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप में यहाँ से एलिमिनेट करेगा H पॉजिटिव को, H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। अगेन देखिए, ये वाली जो स्टेप है ये राइमर टिमान की और रिंग एक्सपेंशन की सिमिलर होती है। मैंने आपको बताया कि सारी की सारी रिएक्शन है वो एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अब देखिए, यहाँ पे एक स्टेप है वो तो दोनों का सेम होता है ना। जब हम यहाँ से करवाएंगे अल्फा एलिमिनेशन, तो अगेन अपना प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? डाइक्लोरोकार्बिन ही बनेगा। क्या फॉर्म हो गया अपना? डाइक्लोरोकार्बिन फॉर्म हो गया। आप जानते हो कार्बिन की नेचर कैसी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होती है। तो देखिए, यहाँ से अपना डाइक्लोरोकार्बिन है वो फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इस कार्बिन का अटैक है वो हम करवाएंगे अपने पिरोल रिंग पे। कार्बिन का अटैक कहाँ कराना है? पिरोल रिंग पे कराना है। तो वो किस तरह से अटैक करेगा कार्बिन, वो चीज देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या किया था? पहले पिरोल को न्यूक्लियोफिलिक रिंग में कन्वर्ट किया था, देन हमने यहाँ पे कार्बिन का अटैक करवाया था। इस बार हम क्या करा रहे हैं? डायरेक्ट अटैक करा रहे हैं। तो कार्बिन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें दो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा। बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा कार्बन पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। तो यहाँ से देखिए, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट स्टेप में फॉर्म हो जाता है, NH। ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो चुका है, और आफ्टर ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि जब भी आप डबल बॉन्ड पे कार्बिन की रिएक्शन कराते हो तो यहाँ से फॉर्म क्या होता है? साइक्लोप्रोपेन फॉर्म होता है। ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होती है। और ये चीज भी अच्छे से माइंड में बिठा लो कि क्योंकि कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमेशा जब भी आप डबल बॉन्ड पे, आपको करना क्या है? कहीं पे भी यदि आपने डबल बॉन्ड लिया हुआ है और कार्बिन लिया हुआ है, तो कार्बिन की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से ऑलवेज ही क्या फॉर्म होना है? अपना साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म होनी है। तो यहाँ पे भी साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? देखिए, अब इसके बाद हम क्या करें? आगे कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे? अगेन यहाँ से अल्फा एलिमिनेशन कराएंगे। ठीक है, अगेन यहाँ से क्या करना है? अल्फा एलिमिनेशन करना है। अल्फा एलिमिनेशन कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? देखिए, यहां से जब निकल जाएगा अपना Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव चला गया एक, तो बचा क्या? कार्बन पे क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। यानी कि यहाँ से फॉर्मेशन किसकी हो गई? कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हो गई। इंटरमीडिएट क्या बन गया? अपना कार्बोकटाइन बन गया। अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, अब तो रिंग ओपनिंग करनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये कि साइक्लोप्रोपेन रिंग है वो मोर स्ट्रेंड रिंग होती है। यहाँ पे रिंग स्ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसी की वजह से लेस स्टेबल होती है, ये चीज हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रिंग ओपनिंग है वो करानी पड़ेगी, और रिंग ओपनिंग कराएंगे तो देखिए किस तरह से होगा। एक बार के लिए मैं नंबर मार्क कर दे रही हूँ, उसकी वजह से आपको रिंग ओपनिंग कराने में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
देखिए यहाँ से अपना जो नाइट्रोजन है इसे मैंने नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन से नेक्स्ट वाला कार्बन 2 है, और यहाँ से कार्बोकेटाइन वाले कार्बन को मैं नंबर 3 दे रही हूँ, और यहाँ पे नंबर 4 दे रही हूँ। बाकी तो पूरी रिंग है वो अनअफेक्टेड रहनी है। इधर वाले जो दोनों एटम्स हैं ये तो अनअफेक्टेड रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सिर्फ चेंज कहाँ पे होना है, इन 4 पोजिशंस पे चेंज होना है। अब किस तरह से होगा देखिए, तो यहाँ से जो कार्बन नंबर 4 और 2 के बीच में अभी बॉन्ड है उसे मैं ब्रेक कर रही हूँ, और ये वाला जो बॉन्ड है ये चला जाए यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे जा रहा है, कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में। तो 4 के साथ तो अभी भी बॉन्ड है और बाद में भी बॉन्ड रहेगा, लेकिन कार्बन नंबर 3 पे अभी के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ये वाला बॉन्ड चला जाए यहाँ पे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए, तो यहाँ से कार्बोकेटाइन है वो बैलेंस हो सकता है। और जब यहाँ से कार्बोकेटाइन बैलेंस हो गया तो अभी देखिए कार्बन नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जो नया कार्बोकेटाइन है वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे फॉर्म होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी कुछ इस तरह से होती है, देखिए अच्छे से देख लीजिए, हमने नया बॉन्ड है वो कहाँ पे फॉर्म किया है, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 3 के बीच में। ये अपना नाइट्रोजन को हमने क्या नंबरिंग दी है, नाइट्रोजन को नंबर 1 दिया है, देन अपना क्या है नंबर 2 है, देन क्या है 3 है, और देन क्या है 4 है। इस वाले स्ट्रक्चर में, इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में देखिए बॉन्ड है वो किस किस के बीच में था, 4 और 2 के बीच में था। यहाँ पे 4 और 2 के बीच में नहीं है ना, देखिए यहाँ पे 4 और 3 के बीच में क्या था, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है। क्यों, क्योंकि हम 2 और 4 के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक कर चुके हैं। अब कार्बन नंबर 2 का जब बॉन्ड चला गया तो कार्बन नंबर 2 पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ आ रही है चीज, कार्बन नंबर 2 पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि न्यू कार्बोकेटाइन की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। और अपना जो कार्बन नंबर 3 है उस पे यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो वो तो लगा ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होना। हमने सिर्फ क्या किया, बॉन्ड को ट्रांसफर किया, बाकी कोई चेंज नहीं किया। अगेन हम देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगेन अपनी रिंग है वो तो एरोमेटिक नहीं हुई, तो इसे एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन और यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये जाके कार्बोकेटाइन को सेटिस्फाई करेगा, और कार्बोकेटाइन को जब ये सेटिस्फाई करेगा तो अपनी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की फॉर्म होगी। नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, जब हमने इसका यूज कर लिया लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन पे चार्ज है वो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। चीज क्लियर हो रही है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब क्या होगा, देखिए यहाँ तक करने के बाद अब क्या हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, नाइट्रोजन क्या करे, अब इधर से भी बॉन्ड नहीं इधर से भी बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता, इधर से भी बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन ही बचता है। लास्ट में हाइड्रोजन को यहाँ से हटना पड़ेगा, और हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट होता है, और H पॉजिटिव की फॉर्म में एलिमिनेट होगा तो ये नाइट्रोजन को लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब वो यहाँ से देके जाएगा, नाइट्रोजन को इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, और यहाँ से रिंग है वो पे अपनी एरोमेटिक हो जाती है। यहाँ पे जो कार्बन नंबर 3 है उस पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है, 3 क्लोरोपिरिडीन है। हमने क्या किया, पिरोल रिंग ली, पिरोल रिंग कौन सी है, 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। पिरोल अपनी कौन सी रिंग होती है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है। 5 मेंबर्ड रिंग को हमने कन्वर्ट किसमें कर दिया, 6 मेंबर्ड रिंग में, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन बोल रहे हैं। रिंग है वो एक्सपेंड हो रही है, तो चीज क्लियर हुई कि कैसे हम यहां से कर सकते हैं रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो अपनी आती है रिंग ओपनिंग रिएक्शन। रिंग ओपनिंग रिएक्शन, तो देखिए पिरोल है वो अपना स्टेबल होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पिरोल की रिंग को भी ब्रेक कर ही सकता है। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो अपनी आती है रिंग ओपनिंग रिएक्शन। रिंग ओपनिंग रिएक्शन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन में क्या होने वाला है, यहाँ पे पिरोल की रिंग है वो ओपन होने वाली है, इतनी चीज तो पता है। अब देखिए होगा क्या, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पिरोल ले रहे हैं अपना, ये हमने क्या ले लिया, पिरोल ले लिया, अरे पिरोल ही है, सिर्फ इसे थोड़ा सा घुमा के लिखा है,
क्यों? क्योंकि रिएक्शन में ओरिएंटेशन है मॉलिक्यूल्स का वो मैटर करता है समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमने पिरोल ले लिया और पिरोल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराएंगे। ठीक है, रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ यहाँ पे हम रिएक्शन कराने वाले हैं। तो देखिए हाइड्रोक्सिल अमीन के हम लेते हैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है अपना? NH2OH होता है, और NH2OH को मैं कुछ इस तरह से लिख रही हूँ HNHOH। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक किसी को। तो यहां से जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसे भी मैं क्या लिख रही हूँ? HNHOH। क्या है ये अपना? हाइड्रोक्सिल अमीन ही तो है, NH2OH। अब NH2OH का मैंने इस तरह से कुछ ओरिएंटेशन है वो बना दिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो सकता है? देखिए कि यहां से तो अपना कौन सा ग्रुप जाएगा? NH ग्रुप जाएगा, और यहां से दोनों हाइड्रोजन्स जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है? NH3 गैस यहाँ से इवोल्व हो सकती है। अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से इवोल्व हो सकता है। और मैंने आपको हर रिएक्शन में बताया, हर वीडियो में बोलती हूँ कि जहां कहीं से गैस इवोल्व हो रही है दैट मीन्स वो रिएक्शन है वो फेवरेबल होने वाली है। तो यहाँ से भी क्या होगा? देखिए -NH3 होगा, -NH3 होगा। अमोनिया गैस इवोल्व हो गई। अब देखिए अमोनिया गैस इवोल्व हो गई तो यहां से जब नाइट्रोजन जा रहा है तो नाइट्रोजन देखिए क्या करेगा कि यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके तो जाएगा ना, तभी तो ये यहां से H पॉजिटिव को बांध के लेके जाएगा, क्योंकि यहां से तो H पॉजिटिव की फॉर्म में ही आएगा। नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स लेके तो नहीं जाने देगा ना। इतनी चीज तो क्लियर है। नाइट्रोजन वो तो इलेक्ट्रॉन्स को खुद ही रखेगा, वो हाइड्रोजन को थोड़े ना इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। वो तो कार्बन को ही नहीं देता तो हाइड्रोजन को तो कभी नहीं दे सकता। तो देखिए यहाँ से तो आएंगे दोनों जगह से H पॉजिटिव, और यहाँ से नाइट्रोजन है वो दोनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जा रहा है, और इन दोनों नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेक्स्ट स्टेप में अपना क्या होने वाला है? देखिए इसे मैं थोड़ा सा खोल के लिख रही हूँ। यहाँ पे अपना क्या होता है? पिरोल रिंग में CH होता है, यहाँ पे भी क्या होता है? CH होता है। देन डबल बॉन्ड है अपना, डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पे भी क्या होता है? CH होता है। नेक्स्ट में भी क्या होता है? CH होता है। इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद CH दोनों पे चार्ज कौन सा बचा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ, और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ हमें जोड़ना क्या है? NH नेगेटिव जोड़ना है। तो NH नेगेटिव है वो यहाँ पे आके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है, NHOH। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड्स की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखिए कि यहाँ से तो अपना स्टेबल प्रोडक्ट है वो नहीं बना, तो हम क्या करेंगे कि ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट कहाँ पे करेंगे? इस वाले कार्बन पे शिफ्ट करेंगे। सिमिलरली यहाँ से भी ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट कहाँ पे करेंगे? इस वाले कार्बन पे करेंगे। तो चीज क्लियर हो रही है। यहाँ से क्या होना है कि दोनों के दोनों जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट कहाँ पे कर गए? पीछे वाले कार्बन पे कर गए। अब पीछे वाले कार्बन पे शिफ्ट कर गए तो पीछे वाले कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया दोनों पे। तो यहाँ पे तो कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज, लेकिन इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब यहाँ से क्या हो सकता है? देखिए कि ये वाले जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये वाले हाइड्रोजन हैं ये यहाँ पे आके डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। चीज क्लियर हो रही है। हमें जो पुराने वाला डबल बॉन्ड था उसे तो ब्रेक करना है और न्यू डबल बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन करनी है। तो देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ से CH, अब यहाँ पे जो कार्बन है नेगेटिव चार्ज है, H पॉजिटिव निकल रहा है तो कहीं बाहर तो नहीं जाने का ना, अटैक कहाँ पे कर देगा? इस वाले कार्बन के नेगेटिव चार्ज पे। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हो गई? CH2 के। नीचे भी किसकी फॉर्मेशन हो गई? CH2 की। CH2 है, डबल बॉन्ड हम ब्रेक कर चुके हैं, तो अभी ये किससे जुड़ेगा? सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड CH, सिमिलरली ये वाला भी सिंगल बॉन्ड CH। अब यहाँ से जब H पॉजिटिव जा चुका है तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ से डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ से भी डबल बॉन्ड NOH। तो चीज क्लियर हो रही है। ये अपनी रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है, और फाइनल प्रोडक्ट जो है अपनी रिएक्शन का ये क्या होता है? सक्सिनैल्डिहाइड डाइऑक्सीन होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन रहा है? सक्सिनैल्डिहाइड डाइऑक्सीन। फॉर्मेशन किसकी हुई है? सक्सिनैल्डिहाइड डाइऑक्सीन की फॉर्मेशन हुई है। देखिए अगेन एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपने पिरोल लिया है, पिरोल की रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ। रिएक्शन में अमोनिया गैस इवॉल्व होती है, देन हम यहाँ पे क्या कराते हैं? आइसोमराइजेशन कराते हैं।
आइसोमराइजेशन ही करा है हमने, मॉलिक्यूल में ही कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर किया है, कुछ बाहर से ऐड नहीं किया और कुछ यहाँ से एलिमिनेट नहीं किया, तो हमने सिर्फ आइसोमराइजेशन कराया है। और आफ्टर आइसोमराइजेशन अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, सक्सिनैल्डिहाइड डायोक्सिन होता है। तो पिरोल की रिंग ओपनिंग रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, सक्सिनैल्डिहाइड डायोक्सिन होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। तो देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे कौन सी रिएक्शन लेते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन आती है अपनी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शन आती है, तो कपलिंग रिएक्शन आते ही एक चीज तो क्लियर हो जाती होगी कि हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, डायजोनियम सॉल्ट का हम यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करने वाले हैं। कपलिंग रिएक्शन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि किससे होती है कपलिंग रिएक्शन, डायजोनियम सॉल्ट से होती है। जहां कहीं भी आप कपलिंग रिएक्शन कराओगे तो आपको डायजोनियम सॉल्ट वो तो लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपका कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो हो सकता है, दूसरा कंपाउंड है वो भी एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, यदि आप किसी एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन करा रहे हो डायजोनियम सॉल्ट के साथ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, पिरोल है, और पिरोल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, डायजोनियम सॉल्ट के साथ कराएंगे। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन। देखिए ये हमने ले लिया हमारा पिरोल, ओके। पिरोल की रिएक्शन किसके साथ करानी है, डायजोनियम सॉल्ट के साथ करानी है। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए मैं डायरेक्ट यहीं पे मैकेनिज्म बता दे रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, पिरोल को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करेंगे, और अब यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करेंगे। तो देखिए इतना जो ग्रुप है ये तो क्या हो गया अपना डायजो हो गया, डायजो के साथ में बेंजीन रिंग लगी हुई है। अब बेंजीन रिंग लगी हुई है तो देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसीज देख लेते हैं हम। इस वाले नाइट्रोजन की तो तीनों वैलेंसीज है वो कंप्लीट होती है यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो नाइट्रोजन है ये तो दो बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, दो बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, तो इसकी वजह से इस वाले नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए कोई काउंटर आयन यहाँ पे एक्स नेगेटिव है वो ऑलवेज प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्पीसीज है इसे हम क्या बोलते हैं, डायएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। क्या होती है अपनी स्पीसीज, डायएजोनियम सॉल्ट होती है। साथ में हमने क्या लिया हुआ है, पिरोल लिया हुआ है। तो देख एक्स नेगेटिव वो तो यहाँ पे रिएक्ट नहीं करने वाला, इतनी चीज तो क्लियर है। तो फिर रिएक्ट कौन करेगा, एन पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से पिरोल का जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक कहाँ पे करेगा, नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैक करेगा। देन यहाँ से देखिए नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट है वो हमारा कुछ इस तरह का फॉर्म हो जाएगा। पिरोल रिंग है वो हमारी अभी एरोमेटिक नहीं है, एन डबल बॉन्ड एन, और अभी डायजो के साथ क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, इसे आप क्या लिख सकते हो, फेनिल भी लिख सकते हो। ठीक है, फेनिल भी लिख सकते हो या फिर रिंग भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी लिख लो, सेम ही चीज होती है। अब यहाँ से इतना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, लेकिन ये तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है ना, हमने यहाँ तक तो सिर्फ क्या किया, एडिशन किया, सब्सटीट्यूशन तो नहीं हुआ। तो सब्सटीट्यूशन के लिए अगेन हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देंगे, और माइनस एच पॉजिटिव होते ही अपना सारा काम बन जाता है। रिंग है वो भी एरोमेटिक हो जाती है और रिएक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, रिएक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाती है। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है ये क्या चीज होती है, बड़े काम का प्रोडक्ट होता है। जो हम डाइज यूज करते हैं, डाई कलर जो हम यूज करते हैं, जैसे अपने जो कलरफुल जो अपने क्लोथ्स होते हैं, कपड़े जो हमारे कलरफुल होते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर के होते हैं, तो उनमें क्या होता है, डाई होता है। ठीक है, यानी कि जो भी कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यही वाले जो सबस्टेंसेज हैं वही होते हैं। तो ये क्या बन गया, यहाँ से डाई बन गया। तो डाइज की फॉर्मेशन भी हम कर सकते हैं पिरोल से। तो ये पिरोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम यदि पूछें कि पिरोल हमारे डेली लाइफ में कैसे काम आता है, तो मैंने बताया था स्टार्टिंग के एक वीडियो में कि हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पिरोल का ये एक और इम्पोर्टेंस होती है कि यहाँ पे पिरोल है वो कहाँ यूज हो रहा है, तो कहाँ यूज हो रहा है, डाइज में पिरोल है वो बहुत ही ज्यादा यूज होता है। और एजो डाइज है, बीएससी थर्ड ईयर का ही टॉपिक है, वो आगे पढ़ेंगे हम 5th यूनिट में। तो एजो डाई है, ये जो अपने डाइज होती हैं उनका सबसे बड़ा ग्रुप है। ठीक है, एजो डाइज है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। और एजो डाइज की फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, पिरोल की कपलिंग रिएक्शन से हम एजो डाइज की फॉर्मेशन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो अपने दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होती है। दोनों ही रिएक्शन है वो पिरोल देता है। अल्काइलेशन में क्या करना होता है? एल्किल ग्रुप का एडिशन कराना होता है, और असाइलेशन में क्या करना होता है? असाइल ग्रुप का एडिशन कराना होता है। तो देखिए अल्काइलेशन रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट वो अपना कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। अल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एफसी, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो वन बाय वन हम दोनों रिएक्शंस हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन फर्स्ट वाली रिएक्शन है वो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। जब भी हमें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करानी होती है तो हम यूज क्या करते हैं? यहाँ पे CH3I है वो एज अ रिएजेंट यूज करते हैं। मेथिल आयोडाइड है वो हमें रिएजेंट यहाँ पे लेना होता है, और जिस भी किसी मॉलिक्यूल का हमें कराना होता है अल्काइलेशन साथ में वो मॉलिक्यूल लेना होता है। तो देख लेते हैं हमें मॉलिक्यूल कौन सा लेना है? पिरोल लेना है। पिरोल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? CH3I के साथ कराएंगे। एक और चीज यहाँ पे होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं वो अपनी लुईस एसिड्स की प्रेजेंस में होती हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं वो ऑलवेज लुईस एसिड्स की प्रेजेंस में होती हैं। तो यहाँ से होगा क्या? देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, हमने अब तक जितने भी रिएक्शंस की हैं उनमें क्या किया है कि पिरोल की अल्फा पोजीशन पे, या फिर हम बोल सकते हैं कि कार्बन नंबर 2 पे हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं, चाहे हम अल्काइलेशन रिएक्शन करा रहे हैं चाहे हम असाइलेशन रिएक्शन करा रहे हैं, इनमें हम ये वाले जो एल्किल और असाइल ग्रुप हैं ये डायरेक्ट पोजीशन नंबर 2 पे नहीं जाते, ये पहले ऐड कहाँ पे होते हैं? अपना जो नाइट्रोजन होता है उस पे ऐड होता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? लुईस एसिड्स की प्रेजेंस में होती है। अब लुईस एसिड्स की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो देखिए यहाँ से फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो हमारा बनेगा ये वाला एन मेथिल पिरोल की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। एन मेथिल पिरोल की फॉर्मेशन होती है। तो चीज क्लियर हो रही है? यहाँ से क्या बन गया? अपना एन मेथिल पिरोल बन गया। लेकिन एन मेथिल पिरोल है ये यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, हमें चाहिए क्या? 2 मेथिल पिरोल चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कराते हैं? यहाँ से आइसोमराइजेशन कराते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा आइसोमराइजेशन होता है, और आफ्टर आइसोमराइजेशन हमें मॉलिक्यूल में कुछ भी नया ऐड नहीं करना, हमें यहाँ से कुछ भी एलिमिनेट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से जो CH3 ग्रुप है इसे हम कहाँ पे भेजेंगे? कार्बन नंबर 2 पे भेजेंगे। और यदि कार्बन नंबर 2 पे चला गया CH3 अपना मेथिल ग्रुप है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसे तो सब्सटीट्यूट होना है, तो वो हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होके अगेन कहाँ पे आएगा? नाइट्रोजन पे आएगा। तो अपना पिरोल है वो फॉर्म हो जाएगा। और आफ्टर आइसोमराइजेशन प्रोडक्ट क्या होता है? 2 एल्किल पिरोल, या फिर हम बोल सकते हैं पर्टिकुलरली 2 मेथिल पिरोल। प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ से? 2 मेथिल पिरोल। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, दोनों में एक चीज ध्यान रखनी है कि पहले यहाँ पे रिएक्शन है वो अमीनो ग्रुप की वजह से होती है। ये वाला जो अपना अमीनो ग्रुप है सेकेंडरी अमीन होता है पिरोल का, इसकी वजह से रिएक्शन होती है। और यहाँ पे पहले एन मेथिल डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होती है, देन आइसोमराइजेशन के बाद 2 मेथिल यहाँ पे पिरोल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो सेकेंड रिएक्शन आती है वो अपनी आती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए यहाँ से जो अपनी सेकंड रिएक्शन आती है वो आती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है? हम यहाँ पे रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में मैंने आपको बताया कि रिएजेंट कौन सा यूज करना होता है? मेथिल आयोडाइड यूज करना होता है। और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? चाहे तो हम यहाँ से असाइल क्लोराइड यूज कर सकते हैं। मैं इसी में बता रही हूँ रिएक्शन है वो सिमिलर ही होने वाली है। और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है वो भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो हम यहाँ से क्या ले रहे हैं? CH3C डबल बॉन्ड OCl क्या होता है? अपना असाइल क्लोराइड होता है। असाइलेशन रिएक्शन करानी होती है तो आप असाइल क्लोराइड यूज कर सकते हो, या फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम दूसरा रिएजेंट कौन सा यूज कर सकते हैं? CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3, या फिर हम इसे क्या लिखते हैं? AC2O। तो अभी तो ध्यान आ गया होगा क्या है ये? अपना एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड ही तो हुआ ना ये।
तो हम एसाइलेशन जब भी कराते हैं, बस इस पार्टिकुलर पिरोल की बात नहीं कर रही, चाहे आप किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का एसाइलेशन करा रहे हो या फिर आप किसी एलिफेटिक कंपाउंड का एसाइलेशन करा रहे हो, आपको ऑलवेज क्या यूज करना होता है, चाहे तो आप यहाँ पे एसाइल क्लोराइड यूज कर सकते हो, चाहे आप यहाँ पे एनहाइड्राइड यूज कर सकते हो, दोनों ही रिएजेंट्स हैं वो सुटेबल रिएजेंट्स होते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक बार के लिए यूज कर लेते हैं एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड जब हम यूज करेंगे तो देखिए यहाँ से Cl नेगेटिव वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, और Cl नेगेटिव एलिमिनेट हो गया, दैट मींस इस वाले कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव रिंग की पोजीशन नंबर 2 पे अटैक ना करके पहले कहां पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, और या सॉरी इस वाले नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, और नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट है वो हमारा कुछ इस तरह का यहाँ से फॉर्म होगा। अब एन पे नाइट्रोजन पे हमने क्या जोड़ दिया, एसाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, एन एसाइल पिरोल हो गया, एन एसाइल पिरोल हो गया। इसे आप पूरा ये ना लिख के भी क्या लिख सकते हो, एसी भी लिख सकते हो, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ हमने क्या जोड़ दिया, एसी जोड़ दिया। एसी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, एसाइल ही होता है। चलिए मैं पूरा लिख दे रही हूँ यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को कि ये एसी क्या जोड़ दिया, ठीक है। तो एन एसाइल पिरोल यहाँ पे अपना फॉर्म हो जाता है। अब एन एसाइल पिरोल में अगेन हम क्या कराएंगे, सिंपल सा है, आइसोमराइजेशन कराएंगे, और आइसोमराइजेशन कराएंगे तो वही मैकेनिज्म आनी है यहाँ पे भी, और प्रोडक्ट है वो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा इस बार, 2 एसाइल पिरोल। प्रोडक्ट कौन सा बन गया, 2 एसाइल पिरोल बन गया। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दोनों ही रिएक्शंस हैं वो सिमिलर होती हैं। फ्रीडल क्राफ्ट जहां भी नाम आ गया दैट मींस रिएक्शन है वो लुईस एसिड की प्रेजेंस में होने वाली है, और रिएक्शन है वो डायरेक्ट अपनी कार्बन पे ना जाके पहले नाइट्रोजन पे जाती है। तो ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं इन्हें हम कहाँ भी रख देते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू एमिनो ग्रुप, यानी कि एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पिरोल की एमिनो ग्रुप की वजह से होने वाली रिएक्शंस कौन सी होती हैं, तो वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, चाहे हम एल्काइलेशन ले लेते हैं चाहे हम एसाइलेशन रिएक्शन ले लेते हैं, दोनों में ही पहले यहां से एन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन हमने पढ़ लिया था, देन आती है अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखिए हमें क्या करना होता है, पिरोल तो लेना ही पड़ेगा, पिरोल के बिना तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकती यदि हम पिरोल पढ़ रहे हैं और पिरोल ही अपने पास नहीं है तो यहां से हमने पिरोल ले लिया, पिरोल की करानी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट चाहिए, और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है वो हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, क्रोमियम ऑक्साइड यूज कर रहे हैं इन एसिटिक एसिड। ACOH क्या है हमारा, CH3COOH है। अगेन इतना जो ग्रुप होता है ये हमारा क्या होता है, AC ही होता है, अच्छे से रट लो इन चीजों को, ठीक है। इतना जो ग्रुप होता है वो हमारा क्या होता है, AC होता है, ठीक है। ACOH लिया है हमने, और साथ में क्या लिया हुआ है, क्रोमियम ऑक्साइड लिया हुआ है, CrO3 लिया हुआ है। तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का फॉर्म होता है। ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से होता है मेलानिमाइड। मेलानिमाइड यहाँ से फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ से जो अपना मेलानिमाइड बना है, जब हम इसे रिएक्ट कराते हैं NaOCl, NaOCl क्या होता है अपना, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। जब हम मेलानिमाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, तो यहां से प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का फॉर्म होगा। चेंज क्या आ गया प्रोडक्ट में, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन थे हमने उनका सब्स्टिट्यूशन किससे कर दिया, यहाँ पे क्लोरीन से कर दिया। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, यहाँ से देखिए हमने मेलानिमाइड अपना इतना प्रोडक्ट है, मेलानिमाइड के बाद हमने चेंज क्या किया है, कार्बन नंबर 3, ये वाला नाइट्रोजन अपना नंबर 1 हो गया, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4, 5, ठीक। तो देखिए यहाँ से हमने
सोडियम हाइपोक्लोराइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराई तो अपना जो मेलेनेमाइड था, मेलेनेमाइड के कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 पे यहाँ पे 2 क्लोरीन से उनका एडिशन हो जाता है और 2 क्लोरीन का एडिशन सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे वो तो अब नहीं है ना। देख लीजिए यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी, 2 वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट हो रही है, एक वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट हो रही है और एक वैलेंसी क्लोरीन कंप्लीट कर रहा है। दैट मींस यहाँ पे अब कोई हाइड्रोजन नहीं है। और इस वाले केस में यदि हम देखें तो यहाँ पे जो कार्बन था उसकी 2 वैलेंसी डबल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है, एक वैलेंसी नीचे कार्बन से कंप्लीट हो रही है, तो एक वैलेंसी पे कौन जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था और दोनों कार्बन से वो सिमिलर होते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ है कि दोनों हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड की प्रेजेंस में किससे हो गया, क्लोरीन से हो गया। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया यहाँ से 3,4 डाइक्लोरो मेलेनिमाइड, 3,4 डाइक्लोरो मेलेनिमाइड की यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये होती है अपनी पिरोल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने क्या किया है, पिरोल का ऑक्सीडेशन कराया है, तो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है वो यहाँ से क्या होता है, मेलेनिमाइड होता है। मेलेनिमाइड की रिएक्शन जब हम फर्दर कराते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड की प्रेजेंस में, देन यहाँ से 3,4 डाइक्लोरो मेलेनिमाइड की फॉर्मेशन होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। ओके, तो यहाँ पे 2 वीडियोस में हमने पिरोल की सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो कंप्लीट कर ली हैं। इसके अलावा और कोई केमिकल रिएक्शन है या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो नहीं रहती सिलेबस में। मैं बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियोस बना रही हूँ। यदि आप और ज्यादा डेप्थ में जाते हो तो फिर तो बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं, लेकिन बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो। हाँ, एक और चीज, मैंने जो सिलेबस का वीडियो बनाया था वो बनाया था सिर्फ पीडीयू एसयू जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है अपनी सीकर उसका, और आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर का। बाकी सिलेबस है वो तो सभी का सेम ही है ना, सिर्फ पेपर पैटर्न चेंज होता है। बीएससी थर्ड ईयर का जो सिलेबस है वो तो ओवरऑल इंडिया सेम ही है। ठीक है, सिर्फ पैटर्न चेंज होता है। पेपर का क्या होता है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता। सेमेस्टर सिस्टम ना होने की वजह से जो पूरा पेपर होता है उसमें से हमें कुछ जो पार्ट्स हैं वो मतलब ऑप्शन में मिल जाते हैं। जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होता है उन्हें पूरा का पूरा कंप्लीट करना होता है। तो सिलेबस वही है, चाहे आप राजस्थान से हो फिर चाहे हरियाणा से हो। ठीक है, तो वो चीज मैटर नहीं करती। आपको सिर्फ जो अपना पेपर है उसका पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक उसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी का सिलेबस दे दिया हमें। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है, तो यहाँ से हमने कंप्लीट कर ली है सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस पिरोल की। अब पिरोल में अपने पास क्या क्या बचा है, मैंने बताया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। हर एक मॉलिक्यूल के लिए प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हमने प्रिपरेशन मेथड्स कर लिए, हमने केमिकल रिएक्शंस कर ली। अब हमारे पास बचा क्या है, एरोमेटिसिटी बची है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बची है। तो वो दोनों ही हैं, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।